It is proud moment for us when one of our old students visits us, and that is if the student is successful, it gives us much more happiness. We are privileged to honor and invite Miss Asima Goyal, who is an IAS officer and has secured All India rank 65 in Civil Services Examination 2022 and 282 marks in chemistry optional. She has been IIT Delhi graduate in chemical engineering, and now definitely today's dais we are giving to her, so see that she can interact with you, and whatever information you want to have, chemistry as an optional or about civil services examination, you are most welcome. It is an interactive session. Once again, I welcome you. Thank you so by much. giving a Thank you so much, sir. Thank you. एकेडमिकली आईआईटी दिल्ली हमारे सबसे क्लोज रहा। एक 99 से आईआईटी दिल्ली डीयू छोड़ा था, उसके बाद फिर आईआईटी दिल्ली से 99 से 2004 तक तो शिवालिक में था, और उसके बाद 2004 से जिया सराय में इंस्टीट्यूट। तो आईआईटी दिल्ली के बच्चे थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज होते हैं, बट कुछ जो बच्चे होते हैं वो मेमोरेबल होते हैं। एक 18-20 बच्चे ऐसे हैं जो बिना एक भी बार डांट सुने ही पास कर गए, वो थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं। आसिमा गोयल एक बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और इनका एक बार नहीं 2 बार हुआ। आज हम ये कह सकते हैं एक बार रैंक आने के बाद भी सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ था, और वो समय था जबकि आसिमा गोयल को अच्छे से जानने का मौका मिला उनको। मतलब दुख होना अलग बात है, दुख तो अभी ये माइक गिरता है हमारे हाथ से तो थोड़ा सा दुख तो होगा ही होगा, बट दुख होना अलग बात है। बट इनके चेहरे पे कभी कोई चिंता नहीं था, एकदम कॉन्फिडेंस था कि अगले बार फिर से उसी पोजीशन पे आएंगे। तो तैयारी करते समय जैसा कि लास्ट सैटरडे शैलेश माचरा के साथ इंटरेक्शन हुआ था, उसमें हम लोग ये बात निष्कर्ष पे आए थे कि हमको कॉन्फिडेंस ब्रेक कभी नहीं होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर हम देखें। और फिर से जो एक होता है कि जो हम बार बार कहते थे कि बदला लेना है, तो वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। और बस यही आपसे हम कहना चाहेंगे, हम ज़्यादा समय तो लेंगे नहीं क्योंकि आज इनका दिन है, तो बट इस तरह के कॉन्फिडेंस को हमेशा रखिए कि जितना मार्क्स उसमें आया है उतना ही, ना 1 नंबर कम ना 1 नंबर ज़्यादा, उतना ही मार्क्स इस बार भी लाएंगे और आईएएस ही बनेंगे। ठीक, जिस रैंक पे थे उसी रैंक पे रहेंगे। तो नेक्स्ट आसिमा गोयल सबसे पहले अपना जर्नी बता देंगी, केमिस्ट्री का थोड़ा ब्रीफ अप्रोच, क्योंकि इनको 2 बार सेम ही मार्क्स का एक्सपीरियंस है, और हमारे ख्याल से इनका जो है पेपर 1 पेपर 2 ऑलमोस्ट बराबर ही रहा है। ठीक, तो ये आप तो अप्रोच और स्ट्रेटेजी बता देंगी, फिर आप लोगों को जो पूछना हो एक ब्रीफ सेशन में आप पूछो। एक तो मैं मिक्स बोलना चाहती हूँ, तो किसी को हिंदी से दिक्कत तो नहीं है? नहीं, किसी को हिंदी से दिक्कत नहीं है। हिंदी मातृभाषा नहीं सर, आज़ादी का साउथ अमृत के लोग भी होते हैं ना सर, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इशू हो सकता है। नहीं, हमारे स्टूडेंट हिंदी सीख जाते हैं, सीख चाहे जाते वो हैं। नॉर्थ ईस्ट के क्यों ना हो। ठीक है सर, बहुत अच्छा है आराम सर। से सीख जाते हैं। जी सर। तो मैंने जैसे सर ने बताया, मेरा 2019 में 65 रैंक था, और इस साल मेरा 320 रैंक है। दोनों में, उसमें भी मुझे आईएएस की उम्मीद थी, बट फॉर सम रीज़न मेरा एलोकेशन नहीं हुआ था, तो इस बार मुझे आईएएस मिल गया। सो अभी इन फ्यू डेज आई विल बी गोइंग फॉर लबासना ट्रेनिंग। सो जैसे सर ने बताया, मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में। 1 साल मैंने जॉब भी किया है उसके बाद। वहाँ से मैंने बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री किया था,
और उसके बाद मैंने मैंने एक्चुअली तो वैसे 2017 से ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। सर के नोट्स मेरे लिए बहुत वो रहे, क्योंकि जॉब पे जब मैं गई तो मैं सर के नोट्स लेकर ही गई थी, और पहले मैंने उनको एक बार खुद से पढ़ा, फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की, उसके बाद सर की टेस्ट सीरीज़। तो मेरे लिए केमिस्ट्री में सेवियर तो डायस अकेडमी रहा है हमेशा। तो आई थिंक शायद दिल्ली में और इवन कहीं भी जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, समहाउ डायस ही वो प्लेटफॉर्म है एज ऑफ टुडे जो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोवाइड करता है। स्पेशली पेपर 2 में तो मुझे नहीं लगता कि यू हैव टू गो एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट फॉर सर्च नोट्स। पेपर 1 में प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा बुक्स वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। और तो केमिस्ट्री में सर का मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद 18 से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया विद 1 ईयर ऑफ कंप्लीट प्रिपरेशन। 19 में मेरी ये रैंक आई, और फिर बीच में गैप आ गया, एक साल 2020 मैंने नहीं दिया, 21 में फिर मैंने दोबारा दिया। तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, तो मैंने बेसिकली दोनों को ऑलमोस्ट आई थिंक, एक तो जो हमारा कोचिंग का पीरियड होता है तो वो तो अनअवॉइडेबल शायद 4 से 5 महीने सर सिलेबस कंप्लीट होने में लग जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद का जो मल्टीपल रिविजन्स मेरे हिसाब से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोगों को भी अभी इतना तो समझ आ ही गया होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में रीडिंग समथिंग वन टाइम इज़ वन थिंग, बट उसका जितनी बार आप उसको माइंड में ग्रैब करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। और मेरा सबका अपना अपना एक तरीका होता है। मेरे तरीके में ये होता था कि मैं विद एवरी रिवीजन आई यूज़ टू शॉर्टन माई नोट्स। तो एंड में जो 5 डेज़ हमें मिलते हैं रिवीजन के और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के, उसमें आपको एक बार एवरीथिंग यू शुड गो थ्रू। तो उसके लिए उस लेवल के नोट्स बना लेना। तो प्री से पहले आई वांटेड टू इंश्योर कि मेरा एक बार सारे फेस टेस्ट हो जाएं जो सर टाइमली देते रहते हैं, एक बार रिवीजन हो जाए, और प्री से मेंस के बीच में आई शुड नॉट रीड एनीथिंग न्यू। तो मेरा जो एक बार स्टडी है, एक बार रिवीजन है, वो प्री से पहले कंप्लीट हो जाए। प्री से मेंस के बीच में रिवीजन हो, और जो सर का टेस्ट सीरीज़ चलता है आई थिंक वो वेल स्पेस्ड भी होता है कि आप उसमें जीएस भी मैनेज कर सकते हो बीच में। और मतलब 8 टेस्ट होते हैं सर, हाँ 10 टेस्ट होते हैं। तो वो काफ़ी मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो जाता है। एंड आई थिंक इवैल्यूएशन एंड कंपाइलेशन ऑफ द सिलेबस दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे साथ एक चैलेंज था कि आप MOT डायग्राम बना रहे हो किसी का, 10 मार्कर है और शुरुआत का क्वेश्चन है, तो आप यू कैन पुट एवरी बिट ऑफ योर क्रिएटिवनेस एंड प्रेजेंटेशन इन दैट, बट यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड कंप्लीटिंग द पेपर। और ख़ासकर पेपर 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा पेपर छूट रहा है, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो आंसर इनकम्प्लीट लग रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नुएंसेस हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज़ से समझ आते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। तो आप वो टेस्ट सीरीज़ दें, उसके साथ जो अपनी कमियां हैं। और एक टेस्ट सीरीज़ से क्या है कि एक आपको इवैल्यूएशन भी मिलता है। जैसे 250 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, मुझे लगता है कि जितने भी साइंस ऑप्शनल्स हैं उनमें एक चैलेंज जो पेपर में हम फेस करते हैं वो है कि हाउ टू चूज़ क्वेश्चंस। जैसे आप लोगों ने भी शायद अभी सर टेस्ट सीरीज़ वगैरह हुई नहीं है, तो एक क्वेश्चन चूज़ करने का भी एक चैलेंज होता है कि 8 क्वेश्चंस आते हैं और हमें 5 चूज़ करने हैं। और जब हम 250 प्लस में खेल रहे होते हैं तो वहाँ 10 मार्कर्स 5 मार्कर्स भी मैटर करते हैं। तो इसलिए वो जो पार्ट है वो भी टेस्ट सीरीज से काफ़ी अच्छा समझ आता है। एक ये समझ आता है हाउ वी आर परफॉर्मिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स। एक हमारा आइडियल स्कोर होता है कि हम ये करना चाहते हैं, बट आइडियल तो यूपीएससी में कर नहीं पाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे भी 250 में से मैक्सिमम स्कोर आई थिंक 180 ही देखा है मैंने, और उससे भी अच्छे आ सकते हैं, लेकिन 180 इज़ द स्कोर जो अभी तक है। तो वो जो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो भी आपको टेस्ट सीरीज से समझ आ जाती है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये एक तो ये मेक श्योर किया कि मेरा जो टाइम टेबल है जिसमें मैं ये प्लान करती हूँ कि प्री से पहले मेरा इतना हो जाए, तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो मतलब डिलीजेंटली करनी चाहिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़, दीज 2 थिंग्स आर अनअवॉइडेबल। और पेपर 2 में मैंने एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि शायद जिसने मुझे पे ऑफ किया इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक में, है ना। तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ कि
हर दिन मेरा मुझे ये था कि दिन शुरू होने से पहले आधा घंटा आई विल रिवाइज ऑल माई रिएक्शंस, सो दैट वो मतलब 0 आवर का पार्ट होता था कि वहाँ से दिन शुरू नहीं होगा। अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो वो जो कन्फ्यूजन है रिएक्शंस का, खासकर नेम रिएक्शंस में, रिएक्शन मैकेनिज़्म में, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। तो अभी भी जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ या मेरे से कोई पूछते हैं तो सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है, फिज़िकल इतना नहीं लगती, थोड़ा इनऑर्गेनिक टफ लगती है लोगों को, क्योंकि उसमें याद ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक का मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाओ। जैसे एक नोट्स बनेंगे रिएजेंट, स्टार्टिंग प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट एंड नेम ऑफ रिएक्शन की एक टेबल बनेगी, पहले आप उसको याद कर लो। फिर एक केवल रिएक्शन मैकेनिज़्म के नोट्स बना लिए। सो अलग अलग, जैसे हम किसी भी चीज़ को डिफरेंट डायमेंशन से देखते हैं ना, तो उस तरीके के नोट्स बना लिए। एक आपने बना लिए कार्बेनाइन ओरिएंटेड रिएक्शंस, कार्बोकेटायन ओरिएंटेड रिएक्शंस। तो जब आप उसमें जाओगे तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और मेमोरी भी रिटेनमेंट भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 2 का सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यू कैन रिवाइज इट इन 2 days। अगर आपका सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर्ड है, मटेरियल है, थोड़ा फिजिकल उस सेंस में वास्ट हो जाता है। पेपर 1 इज़ वास्ट इन दैट सेंस। तो मुझे लगता है कि वो एडवांटेज होता है केमिस्ट्री में। तो मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे, आई थिंक मैंने वो बोल दिए हैं। तो किसी को अगर केमिस्ट्री स्पेसिफिक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। GS1, अच्छा, देखिए उसमें भी मैं शायद आई थिंक आई फील माई सेल्फ कैपेबल ऑफ टेलिंग समथिंग, क्योंकि मैं अपना स्कोर बता देती हूँ। मेरा पहले में जनरल कट ऑफ से 0.67 कम था, उसके बाद मेरा जनरल कट ऑफ से 10+ था, और इस बार आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 120+ इन पेपर 1। सो मुझे जो एक कमी लगती है, देखो प्री की जो प्रिपरेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। 1 इज़ कवरेज, अदर इज़ रिटेंशन, मेमोरी, कितना आपको याद रहता है, एंड दी थर्ड इज़ इंटेलिजेंट गेस, कितना अच्छा आप एलिमिनेट करते हो, कितना अच्छा आप सोचते हो। अब आपने हर तरीके के लोग देखे होंगे, यार उसने तो 2 ही दिन पढ़ा था, उसका प्री निकल गया, हम 4-4 महीने से पढ़ रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा, ऐसा भी होता है। तो अनफेयर भी लगता है, बट देयर इज़ सम लॉजिक टू इट। और वो लॉजिक यही है कि कुछ लोगों का जो एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच होता है ना, कहीं की भी इंफॉर्मेशन कहीं भी आप लगा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन था पिछली बार कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन कौन से हैं, उसमें 6 ऑप्शंस थे, अल्फ़ा था और एक लास्ट में स्पिनच था। अब हम क्या करते हैं, हम ओवरवेलम हो जाते हैं कि यार 6 अल्फ़ा क्या होता है, चिकपी क्या होता है, समझ नहीं आता। उसमें एक ऑप्शन था स्पिनच, विच इज़ पालक। पालक इज़ नॉट अ पल्स, ये हम सबको पता है, एंड पल्सेस आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स। तो आप स्पिनच को हटाते ही आंसर था उसमें, लेकिन वो बहुत अच्छे लोगों का वो क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। सो दैट पार्ट इज़ इंटेलिजेंट गेस, एंड येस देयर इज़ 4th लेग टू इट विच इज़ टेम्परामेंट। ऐसे भी बहुत लोग मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छा आ रहा है स्कोर टेस्ट पेपर्स में, लेकिन सिग्निफिकेंट स्लो डाउन हो जाता है एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट लेवल ऑफ कवरेज हमें रखना चाहिए। तो अब सबका जो भी प्रिपरेशन चल रहा है प्री का, उसमें आप ये देखिए कि किस लेग में कमी है। क्या मेरी कवरेज कम है? जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में आई डिड नॉट कवर एंशिएंट एंड मेडिवल वेरी थॉरली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, लेकिन उसका क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कवरेज बढ़ाइए पहले। तो किसी भी एक गुड टॉपर की कॉपी उठा लीजिए, बुक लिस्ट उठा लीजिए और ये देखिए कि इसमें से मैंने क्या कवर नहीं किया, क्योंकि कवरेज का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, जितना ज़्यादा कवरेज रखेंगे। लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्सेज अवॉइड करने हैं। कीप 1 होलिस्टिक सोर्स पहले ही, अच्छा बड़ा वाला। जैसे अगर एंशिएंट करना है तो RS शर्मा कर ली, मेडिवल करना है तो सतीश चंद्रा कर ली क्लास 11th की, जो अपने आप में ही एक बड़ा है। बट ऐसे नहीं कि अब ये वाले नोट्स भी हैं टेलीग्राम चैनल पे, ये भी रिवाइज़ कर लिए, वो फिर उस वहाँ वो कोई स्टॉप नहीं है। और मटेरियल की तो भरमार है, मटेरियल चूज़ करने में दिक्कत है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सो दैट इज़ 1 पार्ट। फिर आता है मेमोरी। अब मेमोरी में 3-4 तरीके हैं, या तो आप उसे मल्टीपल रिविजन्स दो, या फिर उसमें ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स में भी बहुत वैरायटी है, आप निमोनिक्स बनाते हो, कुछ लोग मेमोरी प्लेस यूज़ करते हैं। किस ने मेमोरी प्लेस सुना है कि आप प्लेस एसोसिएट करते हो विद एन ऑब्जेक्ट,
और उस ऑब्जेक्ट को याद करते हो आप प्लेस की, क्योंकि हमारी माइंड की जो पावर है टू विजुअलाइज इज़ वेरी हाई देन रीडिंग अ टेक्स्ट। तो हम इमेजेस में बहुत ज़्यादा याद अच्छा करते हैं, ठीक है। तो कुछ उसमें अपनाते हैं। मेरी तो सिंपल ही थी, मतलब आई यूज़ टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब जैसे रामसर वेटलैंड से बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो अब दिक्कत होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, नो अल्टरनेटिव टू इट, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट रिटेंशन। तो उसके लिए जो एक बिल्कुल ब्रूट फोर्स मेथड है दैट इज़ मल्टीपल रिविजन्स। तो उसमें आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा रिविजन्स में, मतलब वहाँ पे जहाँ डिसिप्लिन टूटा वहाँ आपके रिविजन सफ़र करेंगे। देन कम्स द इंटेलिजेंट गेस पार्ट, कि एलिमिनेट कैसे करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में करके देखना है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ना इसको एम्फेसाइज नहीं कर सकती हाउ इम्पॉर्टेंट दैट पार्ट इज़। मतलब इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई हैड डन दीज 2 थिंग्स, बट मेरा वो वीक था एंड आई यूज़ टू वेरी हाईली ओवर थिंक कि एग्ज़ामिनर ने ये गलत करवाने के लिए बनाया है ऑप्शन, तो नहीं, मैं उससे भी ऊपर हूँ, मैं गलत नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये आपको प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए विजन का या जिसका भी आपके जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, एक उसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे सिंपल एक फंडा होता है, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स या फैक्ट्स हैं किसी स्टेटमेंट्स में, देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो रॉन्ग हो सकता है, और एक जनरल स्टेटमेंट में शायद नहीं होगा। किसी स्टेटमेंट में हायर और लोअर लिख रहा है, तो लोअर कैन बी हायर और हायर कैन बी लोअर, लेकिन कोई जनरल स्टेटमेंट है उसमें नहीं होगा। तो एक ये होता है, एक होता है ये कह देना कि ये यहाँ नहीं मिलता, कुछ चीज़ है वो यहाँ नहीं मिलती। उसके लिए तो एग्ज़ामिनर को बहुत सर्च करनी पड़ती है, उसको बहुत श्योर होना पड़ता है कि ये बुक में लिखा होना चाहिए कहीं। तो ऐसे ऑप्शंस जिसमें एग्ज़ामिनर को ये डाउट होगा, पेपर सेटर को, कि उसको कल को कोई क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ डिड यू सेट दिस एज एन ऑप्शन, ही विल अवॉइड दैट, ठीक है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रूव नहीं की जा सकती, वैसे जो ऑप्शंस हैं उनको वो जनरली ठीक होते हैं। उनको आप गलत, एग्ज़ामिनर के लिए गलत कहना या आपके लिए गलत कहना विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। कई बार 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सचेंज्ड होते हैं ऑप्शंस। जैसे इस बार PM 2.5 और PM 10 का क्वेश्चन था, और ये था कि PM 10 जो है इट कैन पेनिट्रेट द ब्लड बैरियर इन द लंग्स, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा हार्मफुल होगा, तो इट शुड बी PM 2.5। तो मैंने ये दिमाग लगाया, तो वो क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया, जबकि मुझे WHO की गाइडलाइंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ठीक है। वर्ड्स पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था क्लाइमेट ट्रैकर क्या है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शंस में पहला था डेटाबेस, दूसरा था एजेंसी, तीसरा था विंग, और फोर्थ था ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोचो ट्रैकर क्या होगा, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट, इट शुड बी अ डेटाबेस। तो उसके आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कई बार अच्छा, अब मैं पहले वाली थिंकिंग में क्या सोचती, यार ये तो बहुत सिंपल है, ट्रैकर तो डेटाबेस ही होगा, तो शायद गलत करने के लिए बनाया है, बट नहीं, उससे पहले रुक जाना है, आपका थोड़ा सा ऊपर है लेवल, ठीक है। सो ये जो प्रैक्टिस है ना, कहाँ रुकना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन आया था 2019 में, सबको मैंने, मतलब जितना भी हमारे ग्रुप में लोग थे, मैं बोलती थी कि इस बार बैंक बोर्ड ब्यूरो बना है और ये अपॉइंटमेंट्स देखता है PSBs की, ठीक है। और मैंने खुद एग्ज़ाम में गलत कर दिया, क्योंकि वो पढ़ाते पढ़ाते मेरे लिए इतना नॉर्मल हो गया कि मेरे को जब पेपर में आया तो मुझे लगा यार ये तो सब कोई पता है, ये नहीं पूछ रहे होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री लगा के आ गई मैं आंसर, ठीक है। अगर वो सही किया होता तो मेरा शायद उसी साल एलोकेशन हो जाता, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये जो प्रैक्टिस है, इवन मोर देन मेमोरी एंड कवरेज, ये ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो उसमें बहुत स्मार्ट रहना है, ठीक है। और इसका एक ही तरीका है, अकेले नहीं पढ़ना है, डिस्कस। ये जो मैंने अप्रोच चेंज की, मैंने अपने फ्रेंड हैं मेरे जिनके साथ मैं प्रिपरेशन करती थी, उनसे ही हैड दिस थिंग वेरी वेरी गुड, कि इधर का उधर रिलेट करना, बहुत सारी नॉलेज को यूज़ करना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है माइंड में, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन करती थी और मेरा गलत होता था, एंड आई यूज़ टू गिव दैट क्वेश्चन टू हिम कि आप बताओ कैसे करते, तो ही सेड कि मैं ऐसे करता, एंड ही यूज़ टू ऑलवेज डू इट राइट। देन आई यूज़ टू आस्क हिम हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, देन ही यूज़ टू टेल मी कि ये है, मैंने तो ऐसे सोचा। तो मैंने अपना वो पैटर्न चेंज किया, थिंकिंग पैटर्न। आई थिंक दैट्स द डिफ़िकल्ट पार्ट टू डू। आप पढ़ सकते हो, लेकिन जिस तरीके से एक आदमी सोचता है वो चेंज करना मुश्किल है, बट ओवर टाइम यू कैन डू इट।
तो एक वो लेग है, एंड देन लास्ट कम्स द टेम्परामेंट पार्ट, ठीक है। तो टेम्परामेंट का सिंपल फंडा ये है कि आप कूल होकर जाएं, मतलब कहना आसान है, आई नो कि जब स्टेक्स हाई होते हैं तो यू कांट डू मच अबाउट इट, ठीक है। जो लोग 5th 6th अटैम्प्ट में होते हैं, मेरा जूनियर था IIT दिल्ली का 6th अटैम्प्ट, एंड इतना ज़्यादा हार्ट बीट हाई, इतना ज़्यादा सिर दर्द, ऑल्दो ही क्लियर प्रीलिम्स दैट इन दिस ईयर जो अभी 2020 होने वाला है, बट आप यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट। बट हाँ, एक चीज़ है कि जिन लोगों को एग्ज़ाम का टेम्परामेंट का फियर है वो लोग एग्ज़ाम कोचिंग में जाके दें। और जैसे उसने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, सेम ड्रेस पहन के जाता था वो जो फाइनल में पहन के जाएगा, नथिंग टू बी चेंज। अगर मेट्रो से जाना है तो मेट्रो से जाएगा। तो एक आपको एक क्या है, क्या कहते हैं इस चीज़ को, एक हाँ, एक वो आप उससे वही माइंड में फिक्स हो जाता है आपके, तो आपको उस दिन कुछ नया नहीं लगता कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। तो देयर आर थिंग्स टू डू दैट ऑल्सो, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। उसके अलावा आई विल डेफिनेटली से कि 1 लाख पार्ट तो है ही प्री में, ठीक है। इसके बाद भी आपका नहीं हो सकता है ऐसा नहीं हो पाए, क्योंकि प्री और मेंस में मुझे मेंस बहुत आसान लगता है, क्योंकि मेंस का एक आउटपुट का ना एक रेशो है, हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्री में कहीं ना कहीं वो एक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर पुटिंग एज ऑफ टुडे थोड़ा सा एक लक फैक्टर रहता है, तो उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है आपको, और तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। बाकी ये है कि जब डेस्टिनेशन पे पहुंचने का सोच लिया है तो 1-2 बार के फेलियर्स से मुझे नहीं लगता कि हमें बिल्कुल भी डिस्करेज होना चाहिए। मैंने जितना भी जो भी चैलेंज फेस किया है उसमें मेरे को एक थॉट थी, एक कोट होता है, वो हमेशा मैं इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन माई लाइफ। इट इज़ बेटर टू वियर स्लीपर्स रादर देन कारपेटिंग द होल वर्ल्ड। सो बेसिकली आप अपनी चप्पल पहन के चलें, आपके लिए हर जगह कारपेट्स नहीं बिछे होंगे, ठीक है। सो वॉट एवर चैलेंजेस इन लाइफ, वॉट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर फेसिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, एग्ज़ाम, ये सब बाहर की है दुनिया। आपका अपना एक स्फेयर है, अपना एक स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब नहीं होने के लिए वो आपकी चप्पल है ना। आप जितना आप उसे अच्छा बना के चलेंगे यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। और अदरवाइज़ भी यार, मतलब आई नो आई शुड नॉट से इट, बट even life is much more beyond IAS and UPSC. I always want to say this क्योंकि हम लोग करते हैं, कोशिश करनी चाहिए, and when you are into a dream you should give your best to it, but there is much more to it. I have seen friends who could not succeed, who have taken other options and they are doing wonderful in their lives. So that's it from my part. Yeah. किसी को पूछना हो पूछते जाओ, केमिस्ट्री से या GS से या प्री से या मेंस। यार हाँ जी, हाँ, डेरिवेशन का ना मैंने यार सारे डेरिवेशंस निकाल लिए थे हर चैप्टर से, और उसका एक PDF बना लिया था एंड स्कैन डॉक्यूमेंट बना लिया था। चलते चलते आप कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, तो ऐसा नहीं है कि जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना तभी आप वो डेरिवेशन रिवाइज कर रहे हो। आपके लिए डेरिवेशन आउट ऑफ पेपर 1 एक अलग डॉक्यूमेंट है और उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो। एंड मुझे लगता है मोस्ट कॉस्ट बेनिफिट वाला होता है डेरिवेशन। 10 20 मार्क्स के आते हैं डेरिवेशंस, और अगर आपको बिल्कुल याद है तो बहुत ज़्यादा आउटकम देने वाला होता है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है ना तो उस एग्ज़ाम के माहौल में डर लगता है अटेम्प्ट करने में। लेकिन जैसे इस बार फिनॉल वाटर का फेस डायग्राम आया था, ठीक है, अब वो सर ने इतनी बार कराया क्लास में, वो वैसे भी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी बहुत है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या चाहिए, और मतलब रट के जाओ, अच्छे से पूरा समझ के रट के जाओ और बिल्कुल छाप दो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि समझ के नहीं जाना, लेकिन समझ के जाने के बाद भी एक लेवल का जो स्टेप्स है, क्या उसमें बेस्ट लिखने में क्या अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें यू कैन थोड़ा सा मेमोराइज, इट हेल्प्स। GS का स्ट्रैटेजी पॉइंट जैसे मेन तो यही है कि 4 पेपर्स हैं, हमेशा मेरा थोड़ा फोकस एसे एथिक्स पे ज़्यादा रहता है,
और उसमें भी यही है, एक लेवल का कवरेज, आंसर राइटिंग इज़, सब बोलते हैं, इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, है ना। थोड़ा सा फैक्ट्स ओरिएंटेशन, जो एक नॉर्मल मार्क्स में जैसे आपने सब कर लिया, 20 क्वेश्चन करके आए हैं आप, और उसके बाद भी आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, तो अक्रॉस स्टूडेंट्स मैंने यही देखा है कि जिन्होंने थोड़ा सा हटके लिखा है, हटके का मतलब है डायग्राम्स, फैक्ट्स और थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स, ठीक है, मतलब वो सब कोई आपको कॉपी, जब आप दूसरों की पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार वाह क्या लिखा है, ठीक है। एक मैंने कहीं पे सुना था कि 2 ही तरीके होते हैं किसी को इम्प्रेस करने के, या तो आप उनको यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, या यू आर गुड विद फैक्ट्स, ठीक है। तो आप स्टोरी तो बता नहीं सकते 7 मिनट में, ठीक है, यू हैव टू बी गुड विद फैक्ट्स टू प्रिटेंड और टू एक्सप्रेस टू द एग्जामिनर दैट यू नो थिंग्स। अगर आप आर्टिकल 51 नहीं लिखोगे और आप लिखोगे कि नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट हैं, तो लिखा है लोगों ने भी, लेकिन आर्टिकल 51 से उसको लगेगा कि यस ही इज़ वेल रेड। तो जितना फैक्ट ओरिएंटेशन रहेगा उतना बेटर रहेगा। और बाकी तो इसमें ना सबसे जो चैलेंजिंग लगता था मुझे इज़ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन थिंग्स। जब आप प्री की तैयारी करोगे ना, प्री से पहले, तो आपको लगेगा कि मेंस यार प्री हो गया, लेकिन प्री होने का क्या फ़ायदा, मेंस नहीं होगा, तो मेंस का पढ़ लेते हैं, ठीक है। और अगर आप मेंस का पढ़ने लगोगे प्री छोड़ के, तो बोलेंगे यार मेंस तब देंगे ना जब प्री निकलेगा। मेरे दिमाग में यही चलता रहता था। अप्रैल के महीने में मैंने 10 दिन केमिस्ट्री किया, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि अगर मैं 10 दिन और रिवाइज़ कर लूँगी तो मेरा प्री से बीच में बड़ा अच्छा हो जाएगा, प्री और मेंस का। तो मुझे सब लोगों ने बोला यार ये मैं तो पहली बार देखा है कि कोई मई एंड में एग्ज़ाम है और अप्रैल में केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो दैट वाज अ रिस्क दैट आई टुक इन 2019 वाले में। बट मुझे यही था हमेशा कि एक्चुअल में गेम तो मेंस का ही है, रैंक तो उसी से आएगी, ठीक है। तो हमेशा एक वो बैलेंस बनाना भी इम्पोर्टेंट है। प्री से पहले 2-3 लिख लिए थे मैंने, प्रैक्टिस ही है वो जो लिखना होता है। एसए का प्रैक्टिस का पूछ रहे हो ना आप? हाँ। उसके बाद प्री टू मेंस में आई जॉइंड अ टेस्ट सीरीज़, विकास रंजन सर का टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया था। मतलब वैसे एसए किसी का भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इतना कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। यस। यार मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी, रेगुलर नहीं पढ़ती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं मंथली कंपाइलेशंस रेगुलरली फॉलो करती थी। मैं नोट्स नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे पुअर कॉस्ट बेनिफिट लगता था कि आप 1 घंटे पढ़ें फिर आप 2 घंटे नोट्स बनाएं, और जब आपके लिए वो एफर्ट कोई ऑलरेडी करने के लिए रेडी है, कोचिंग्स मैगजीन्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं, वाई टू, वो दे हैव अ डेडिकेटेड टीम, ठीक है ना, तो दे आर पुटिंग दैट एफर्ट, तो आप उसको यूज़ करें। बट उसको यूज़ करने का टेक्निक होना चाहिए। तो आई यूज टू गिव 2 days टू मैगजीन्स एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन ऑफ एवरी मंथ, कि 2 दिन में मैं पूरी मैगजीन कर लेती हूँ, एक बार प्री के पर्सपेक्टिव से, एक बार मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है अप्रोच में, ठीक है। और बाकी न्यूज़पेपर्स आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, जैसे मेंस टुवर्ड्स मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग 16 सितंबर से अब मेंस देंगे, आई थिंक 15 अगस्त ऑनवर्ड्स वो शायद न्यूज़पेपर अगर ना भी पढ़ें तो इट्स ओके, क्योंकि पेपर बन चुका होता है आई थिंक ऑलमोस्ट एट दैट टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा उस सेंस में भी देखना होता है। या यस यस यार इतना टाइम नहीं होता, हाँ। बट आप जैसे 1.5-2 साल तो हमें हो ही गया होता है ना, और जब हम पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड रहता है बैक साइड में। तो मैं ये मानती हूँ कि हमें कंटेम्प्रेरी प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। हमारी जो ओवरऑल स्टडी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, तो यू हैव सम डेटा टू राइट अबाउट इट। बट इफ़ यू विल ट्राई टू कवर ऑल कंटेम्प्रेरी, तो कितने साल पीछे जाओगे, किस का कवर करोगे, एंड देन यू ऑप्शनल सफ़र करता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपको थोड़ा एक विश्वास से कर लेने चाहिए कि भाई करंट से जितना समझ आता है और जो आपकी स्टैटिक नॉलेज है, यू विल राइट समथिंग अबाउट इट। एंड मैंने कभी 20 से ज़्यादा नहीं दिए, बट yesterday I met a girl, she said I did 30 and she was considering it less, ठीक है। और 50 भी देते हैं लोग। नहीं मैंने नहीं किया, नहीं 30 हाँ। 40 के बीच में। एक्चुअली पॉइंट उसमें वही है कि आपने उसको डिस्कस करके 4 लोगों से पूछ लिया ना अगर, कि यार तुमने सही किया है, किस अप्रोच से सही किया है, वो अप्रोच इनकलकेट करना, दैट इज़ द अल्टीमेट आउटपुट। अगर आपने उसको बस पेपर चेक करके छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं, आप 40-50 देते रहो।
कोई पॉइंट नहीं है उसका। दैट इज़ द थिंग। टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टेबल माइंड। क्वांटिटी टू क्वालिटी, आई थिंक क्वालिटी ही मेन होती है। क्वांटिटी तो मतलब आंसर राइटिंग आप अच्छी रखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। बट मतलब मेरा हमेशा फोकस यही रहता है टेस्ट्स में भी, जैसे मैंने प्री का बताया या मेंस का बताया, कि आप जो आपको अल्टीमेटली आउटपुट चाहिए वो माइंड में रहना चाहिए कि क्या मैं ये सीखना चाहती हूँ, मैं सीख रही हूँ। तो बेसिकली आपको आउटकम देखना है, नॉट आउटपुट, कि ये मैं सीखना चाहती हूँ, ये मुझे ये वाली ट्रिक आ रही है क्या, ये वाला मुझे पर्सपेक्टिव लर्न हो रहा है क्या, उसके हिसाब से आप अपना सेट करो। अगर आप 10 मान लो आप प्री से मेंस के बीच में 8 ही टेस्ट लेते हो, बट यू गेट दी हिंज ऑफ आंसर राइटिंग, सो नो नीड टू राइट मोर पेपर्स, ठीक है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसके हिसाब से सबका अपना अपना डिफर कर सकता है। दैट इज़ द थिंग। मैंने प्री से पहले आई रोट अराउंड 35 टेस्ट फॉर मेंस, बट 1.5 hours फॉर 1 year। 1.5 hours फॉरम IAS के पेपर्स लिखे थे मैंने। और प्री से मेंस के बीच में आई थिंक आई रोट अराउंड 12 to 15 पेपर्स फुल लेंथ। सॉरी, जॉब एलोकेशन जो है वो तो लेट आता है ना, उस समय प्री के लिए उतना टाइम नहीं बचा, इसलिए वो अटेम्प्ट ड्रॉप करना पड़ा। सॉरी, मैगजीन्स, करंट अफेयर मैगजीन्स से तो डेफिनेटली याद करना है, क्योंकि उसमें तो प्री में तो बिल्कुल फैक्ट वाला ही ओरिएंटेशन रहता है। थोड़ा सा ना मतलब विद ये भी मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को बहुत बार विजिट करना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ने बैठ जाओगे अगर, तो आपको लगेगा कितना बड़ा है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर छोटा ऑर्गेनाइजेशन, हर छोटी हैपनिंग, जापान के प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई अगर, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो वो भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं, बिकॉज वी थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। बट सी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। इंडिया जापान पे 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, बट इट इज़ ऑलवेज अ ब्रॉड क्वेश्चन एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप, बी इट पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस, बी इट कल्चरल, बी इट डिप्लोमेटिक, बी इट डेवलपमेंटल एड, ठीक है। तो एक होलिस्टिक क्वेश्चन आता है, तो आपको ना ये छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग वाले फेज़ में ना ये बहुत होता है, हमें सब इम्पॉर्टेंट लगता है। और जब हम बचपन में थे तो लोग बोलते थे एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस ऑफ IAS, सब कुछ भी पूछ लेते हैं यार, वो तो ऐसे डराते भी थे। तो लेकिन ऐसा नहीं है यार, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड अबाउट दिस एग्ज़ाम, स्पेशली इन मेंस। यू कैन प्रेडिक्ट पेपर क्वाइट वेल। जैसे मैंने 2021 में आई वॉज वेरी श्योर ऑकस पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़ एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दी पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ द सिलेबस, रीजनल ग्रुपिंग्स। उसमें एक लाइन है, सेकेंड लास्ट लाइन है सिलेबस की, एंड इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़ एंड इट वॉज अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट्स, क्योंकि हमें इंक्लूड नहीं किया गया था वाइल दी अदर कंट्रीज़ वर इंक्लूडेड, ठीक है। तो क्वाड बहुत न्यूज़ में था। तो दैट इज़ द थिंग कि आप थोड़ा सा उस ओरिएंटेशन से पढ़ें कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, तो इट विल सेव क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। या मैंने एक ही बुक रेफ़र की थी, PSP, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और एंड के क्वेश्चंस। ये जितना ज़्यादा कर लोगे देयर इज़ नो लॉस टू नो लॉस, मेनली क्वेश्चंस। हाँ, थ्योरी वाइज आई थिंक सफिशिएंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। GS3 में शंकर IAS एंड करंट मैगजीन, इतने में हो जाता है, राइट। किस चीज़ के? हाँ, शेयर कर दूँगी मैं, सर को शेयर कर दूँगी, यू कैन टेक फ्रॉम मी। वैसे उसमें ऐसा कुछ है नहीं, जो आपके नोट्स है ना क्लास नोट्स, अच्छा होगा, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि हाँ। आप ही को लिखना है।
नहीं वो नोट्स नहीं है, मैं बताती हूँ, जो क्लास नोट्स है ना सर के, बस मैंने वो स्कैन करके एक PDF बनाया हुआ है। दैट एफर्ट आई थिंक यू शुड पुट इन, राइट। मैम जीएस और ऑप्शनल का आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? यार देखो, 2 अप्रोचेस हैं, सबका अलग अलग होता है। या तो आप एक दिन में GS और ऑप्शनल दोनों करते हैं, ठीक है, या एक वीक में GS ऑप्शनल करते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि वीकेंड पे एक ऑप्शनल का टेस्ट देना है, एक GS का टेस्ट देना है, तो 3 डेज ये चलता था। यस, प्रीलिम्स से पहले आई हैड मेड नोट्स एंड रिवाइज्ड, आई हैड गिवन लॉट ऑफ पेपर्स ऑफ एथिक्स बिफोर दैट। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगी, देखो ऐसा भी है कि पहले से कर लो प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स से पहले कर लो, थोड़ा सा मोर रिलायबल स्ट्रेटजी हो जाती है। बट आई हैव हर्ड पीपल हैव स्टार्टेड आंसर राइटिंग आफ्टर प्रीलिम्स एंड दे हैव गॉट वेरी गुड रैंक्स। तो देर कभी नहीं होती, और कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार उन्होंने तो प्री से पहले इतने टेस्ट लिख लिए थे, हम तो बहुत लेट हो गए, क्योंकि टैलेंट भी तो सबका अलग होता है। तो ये जब आता है तो डायरेक्ट टू द पॉइंट, और नहीं आता तो ब्लफ करना पड़ेगा, मार्क्स तो लाने हैं ना। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि उस एरिया के आसपास के जितने कीवर्ड्स तुम्हें आते हैं सब डाल देने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी लिमिटेड टाइम ही होता है कॉपी चेक करने का। सॉरी, 3 ही तो पेज रहते हैं, 2 या 3। वो तो अच्छा है ना, उल्टा 3 पेज जल्दी भर जाएंगे, वो तो अच्छा है, जल्दी भर जाएंगे ना पेज। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टाइप, जिसमें अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है, या जैसे अमेंडमेंट बिल्स हैं, पहले क्या था और अब क्या हो गया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में यू कैन चूज़। अदरवाइज़ तो यार प्लेन डायरेक्ट लिखना चाहिए। मैं आई एम नोट्स पर्सन। हाँ, फॉर मी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो बैक टू बुक्स, बट अगेन मतलब आई हैव सीन पीपल जो डायरेक्ट बुक से रिवाइज करते हैं। हाँ, देखो ऑर्गेनिक में तो जितना एक्सप्लेन करोगे उतना बेटर है, कि अगर ये अटैक इस पे हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, कार्बोनाइन अटैक है, कार्बोकैटायन अटैक है। जितना आप ये बताओगे तो इट विल हेल्प। नीट एंड क्लीन डायग्राम्स एंड उसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने अटैम्प्ट करते हैं, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। एंड जब आप पेपर देंगे तो यू शुड डेफिनेटली रेफर द टॉपर्स कॉपीज़। पेपर में अगर एक थ्योरी का क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल है और दोनों आते हैं तो कौन सा करना चाहिए? सबका अपना स्ट्रेंथ होता है। आई ऑलवेज प्रेफर थ्योरी, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ऐसा सेटअप ऐसा बन रहा है कि आपको एक न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, तो तब तो चूज़ करना ही पड़ेगा। बट यार छोड़ना नहीं है कुछ भी, मतलब थोड़ा सा मन नहीं करेगा पढ़ने का, ऐसी चीज़ें हैं, सिलिकेट्स, बोरोन, इनकी रिएक्शंस। बट जब भी ऐसे मन करे ना तो ऐसा सोचना कि जो 260 से 280 का गैप है ना, या 290 का गैप, वो इसी की वजह से रहता है, ठीक है, तो वो कवर करना है। सिलेबस में जैसे हर एक टॉपिक मेंशन है तो उसमें हर एक टॉपिक जैसे कुछ जैसे फ्यूचर्स हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो इतने नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उससे क्या वो भी कवर करना है? सब कवर करना है। जो नहीं पूछा जा रहा उससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग 280, 290, यू कांट अफोर्ड टू लीव एनी टॉपिक। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस 175 से आज तक नहीं पूछा गया था, 2021 में पूछा है ना। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस पहली बार। जैसे फेरोसिन का एमओटी पूछा था 19 में, फेरोसिन का एमओटी वो नहीं किया हुआ था मैंने, और वो अभिजीत सर के नोट्स में भी था वैसे, पर इट वाज टू डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, तो वो आया था 5 नंबर में, बट आई हैड टू लीव इट।
तो ऐसी चीज़ों को तो फिर भी आप अवॉइड कर सकते हो, बट जो सिलेबस में कीवर्ड लिखा है सॉरी उसका फ्यूल सेल, यू कांट अफोर्ड टू लीव इट। और फ्यूल सेल तो हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है। न्यूमेरिकल कोई है जो बहुत ही इजी है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं, तो हम उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? केमिस्ट्री में हाँ, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, आंसर राइट? यार उसमें तो सॉल्व एग्जांपल्स जो बुक के होते हैं, फॉलो दैट। उसमें जिस तरीके से लिखा है, थोड़े बहुत ही आपके पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सपोज या ये वाली चीज़ें होती हैं, और बाद में अगर आप इंटरप्रेट करके कुछ रिलेट कर पा रहे हो, जैसे कंडक्टिविटी ऑफ 2 गैसेज है और उसको मॉलिक्यूलर वेट से आप रिलेट कर पा रहे हो, जो पूछा नहीं है लेकिन आपने एक इंसाइट दे दिया उनको, देख कि सी दिस इज़ वेरी लेस देन दिस, विच ऑल्सो सजेस्ट दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, या द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, ऐसी चीज़ें जो किसी थ्योरम से रिलेट हो रही हो, तो शायद उससे आधा एक नंबर ज़्यादा मिल जाता होगा। बट वही है कि पहले कवरेज है, उन चीज़ों के पीछे तब भागना है जब एक लेवल का कवरेज हो जाए। पहले ही अगर आप ये सब में लग जाओगे तो कवरेज छूटेगा। ऑर्गेनिक से मतलब फिजिकल तक भी समझ आता है और मतलब आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक से भी 4 साल से तो इसका कुछ होगा। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक से तो इंजीनियरिंग वाली अप्रोच यूज़ करें, उसमें मैकेनिज़्म तो रिएक्शन मैकेनिज़्म हैज़ अ लॉजिक टू इट, है ना। और बाकी वही लुक एट द रिएक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड आपको जब नुएंसेस समझ आएंगे ना कि एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जाना पड़ेगा पहले, उसके बाद यू विल एन्जॉय इट। और पहले ना मतलब अप्रोच ये है कि पहले कुछ चीज़ें याद कर लो कि इस रिएक्शन में ये रिएजेंट होता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट होता है और ये नाम होता है। पहले इतना याद कर लोगे तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद व्हेन यू विल गो डीपर तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा बुरा लगेगा। नहीं, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना याद कर पाने की वजह से ऑप्शनल चेंज किया है, ऐसा हो जाता है। जैसे कि आईआर में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज वगैरह की होती हैं, एनएमआर की फ्रीक्वेंसीज है, तो उसको मैं रिटेन कैसे करें? यार उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू रिवाइज लर्न। पहले मुझे भी लगता था कि यार ये इतना सारा याद करने का क्या पॉइंट है, बट क्वेश्चंस आते ही ऐसे हैं। आपको याद रहना चाहिए कि इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप का ये रहता है रेंज। एनएमआर के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, लाइक मैं ट्विस्टेड फॉर्मेट। यार इजी होते हैं, इतने डिफ़िकल्ट नहीं देते। वो भी जानते हैं कि विद इन दैट टाइम पीरियड अगर बहुत डिफ़िकल्ट दे देंगे तो वो मैनेजेबल नहीं होता। हाँ, इजी होते हैं। तो ऑर्गेनिक की बुक कोई रेफर यहाँ कर सकते हैं? यार मैंने उनका वो पढ़ा था, दीपेश केडिया सर थे, उन्होंने पीटर साइक्स बताया था। हाँ, और एक क्लेडन के मैंने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। यूट्यूब ऑल्सो हेल्प्स, मतलब थोड़ा अगर पढ़ने का मन ना हो, सुनने का मन हो तो यूट्यूब यूज़ करना चाहिए। इसको एंड करें।